नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी बातें ज़रूरी होंगी सुनना। जी हां, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के दंगों को ही नहीं, आतंकी गतिविधियों को भी कंट्रोल किया, किसान आंदोलन को भी कंट्रोल किया और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिए और देखिए, क्योंकि आज हमारे साथ हैं दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शुरुआत करते हैं हम आपकी आईपीएस लाइफ की। तो अगर शुरुआत में हम देखें तो आपको नॉर्थ में लगाया गया, आपको साउथ वेस्ट में लगाया गया, कुछ विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता था। उस समय का कौन सा ऐसा बड़ा अनुभव था जो चैलेंज वाला भी था और आपको आज तक वो भुलाया नहीं जाता? मैं आपको ले चलता हूं, जब मैं डीसीपी साउथ वेस्ट था, वर्ष 96 और 97 में 2 वर्ष वहां पे था मैं। उसमें जैसा आपने पूछा, 2 केस मुझे खासकर मुझे याद आता है जो आपको मैं बतलाऊं। एक तो इन्वेस्टिगेशन के लिए और दूसरा इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं, जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करने की प्रयास होती है, ये 2 केस हैं। जहाँ तक जो पहला केस है जिसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कितना अच्छा आदमी किस प्रकार से एक छोटी सी क्लू पे आगे बढ़ कर के केस सॉल्व करता है, उसके बारे में बताता हूँ। ये 96 की ही बात है, जबकि एक आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स के ऑफिसर के घर पे 4 बदमाश आए, गाड़ी से आए। और जब उनकी उस समय तो वो ऑफिस गए थे, उनकी वाइफ थी। जब उन्होंने पूछा कि क्यों अंदर आए हो, तो उसने स्टैब कर दिया और स्टैब करके, और वो भी सीरियस इंजरी था, स्टैब करके वो भाग गए। उन्होंने घर से कुछ सामान चोरी किया हुआ, इस प्रकार से कुछ नहीं, ना तो उन्होंने मांगा था, ना कोई ऐसी चोरी सामान की चोरी हुई थी। तो हमें लगा कि ये क्यों ऐसा हुआ, जो मोटिव क्लियर नहीं हुआ। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो आईआरएस ऑफिसर उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम चंद्र स्वामी है, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था। तो कहीं उसका रिप्राइजल तो नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था और हमारे यहाँ है रिपोर्ट करने की, तो हमने रिपोर्ट किया। जब कमिश्नर साहब को पता चला कि इसमें चंद्र स्वामी का एंगल भी हो सकता है, तो उन्होंने केस रेकमेंड किया कि ये सीबीआई को ट्रांसफ़र हो जाए। जाहिर है उस समय मैं यंग था, एनर्जेटिक था, और ये था कि सारी केसेस हम सॉल्व करें, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी बातचीत के दौरान पता चला कि हम इन्वेस्टिगेशन तो कर ही सकते हैं, भले ही केस फाइल ट्रांसफ़र हो जाए सीबीआई को। हमने उसको बड़ा सीरियसली लिया, एक चुनौती लिया, और अगले सुबह हमें सुराग मिल गया। गाड़ी बरामद हो गई जिसमें खून से लैस जो कपड़े हैं वो सब भी मिले, और गाड़ी का नंबर वही था जो मौके पे से भागी थी। और उसके छानबीन पे पता चला कि बैटरी हिसार से रिसेंटली ही लगाया गया है। हिसार टीम गई, हिसार उस आदमी से बात किया, और बातचीत के से पता चला कि किसी व्यक्ति ने उसे लगवाया है। उससे पूछताछ हुई और दूसरे दिन शाम तक सारे बरामद हो गए। मुझे ये भी याद है कि सीबीआई बार बार हमसे बात करना चाह रही थी। मैं इस केस में व्यस्त था और चाहता था कि केस सॉल्व हो जाए, और जब सॉल्व हो गया उसके बाद मैं बातचीत किया, मैंने अपने केस ट्रांसफ़र किया। जो सीबीआई के तत्कालीन जो सीनियर ऑफिसर थे, पहले तो वो नाराज़ थे कि हमने केस ट्रांसफ़र नहीं किया,
और दूसरा वो खुश भी हुए कि एक यंग ऑफिसर ने बड़ी वो दिखाई, एक जुझारूपन दिखाया और केस को सॉल्व किया और फिर केस उनके पास ट्रांसफ़र हो गया। सर, जब आप जम्मू कश्मीर में थे सीआरपीएफ के उस जोन में, तो उस समय पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग के अलावा आतंकी गतिविधियां भी काफ़ी ज़्यादा वो थी, सक्रिय थी। तो ऐसी कौन सी बात है जो आप शेयर कर सकते हैं हम लोगों के साथ? जम्मू एंड कश्मीर से पहले आपका जो पिछला सवाल था उसमें एक भाग हमने जवाब नहीं दिया। हमने कहा था कि एक ऐसा केस में इन्वेस्टिगेशन करते हुए लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से केस की इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करता है। नजफगढ़ उसी दौरान जब मैं डीसीपी साउथ वेस्ट था तो एक केस हुआ था जिसमें वहाँ के जो एमएलए थे पालीवाल, उनका ग्रैंडसन अर्पण पालीवाल किडनैप हो गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उन्हीं का सर्वेंट जो ड्राइवर उस केस में इन्वॉल्व है और वो वहाँ के कुछ कुख्यात जो बदमाश हैं, जो इस प्रकार से एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, रॉबर्स हैं, उनके साथ मिलकर के ये काम किया। ये एक दो दिन में पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और फिर जब उसके परिवार वालों से पूछताछ हुई और पूछताछ के दौरान जो उसकी मदर थी उसको काफ़ी ग्लानि हुई और वो थाने में से वो कूद करके आत्महत्या कर ली, जबकि वो एक सभ्य महिला थी और उसके साथ पुलिस जितनी भी सभ्यता से उससे पेश आ सकती है उस प्रकार से पुलिस उसे बर्ताव किया, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कदम उठाया। एक केस में एक नया मोड़ आ गया, एक डिट्रैक्शन हुआ। हमें उस लॉ एंड ऑर्डर को भी मैनेज करना था, साथ में हमें इन्वेस्टिगेशन भी करना था, बच्चे के बरामद भी करना था। और कुछ ऐसा कदम उठाते तो बच्चे के लाइफ पे भी असर पड़ सकता था। खैर, अंत में हमें सक्सेस मिली और 14वें दिन बच्चा बरामद हुआ, सारे बदमाश पकड़े गए और हमें काफ़ी वहाँ के लोगों ने काफ़ी हमारा सम्मान भी किया कि हम लोगों ने ऐसा काम किया। सर, जम्मू कश्मीर चलने से पहले हम दिल्ली में ही रुकते हैं। दिल्ली में आप लॉ एंड ऑर्डर डीसीपी के अलावा आप ट्रैफिक में भी बहुत दिन रहे हैं और दिल्ली की ट्रैफिक जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सीपी भी रहे, तो आप अब रिटायर होने के बाद दिल्ली की ट्रैफिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे इसका सुधार हो सकता है? कोई सुझाव या कोई ऐसी याद जो आप हमसे शेयर करें? मुझे जॉइंट सीपी ट्रैफिक लगाया गया था उन दिनों में जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2 साल के बाद आने वाला था और काफ़ी उस समय सोच विचार करके कि कोई अफसर ऐसा आए जो कि इस पे ध्यान दे, और मुझे भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती था। और मैंने ये सोचा था कि किस प्रकार से जब एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है तो क्यों नहीं अपने दिल्ली की जो ट्रैफिक बिहेवियर है उसको सुधारें। दूसरा है दिल्ली में जो ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़कें हैं काफ़ी बन रही थी, फ्लाईओवर बन रहा था, मेट्रोज बन रहे थे, तो उस समय ट्रैफिक चलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन हमने ये देखा कि अगर ये बन जाएंगे तो आगे के लिए ट्रैफिक में बहुत फ़ायदा होगा, ट्रैफिक मूवमेंट में। किस प्रकार से अपनी ट्रैफिक पुलिस को और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाएं, ये सब सारा चीज़ किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कैमराज और लगाएं, किस प्रकार से इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जाए। जो आप ई चलान आज देख रहे हैं दिल्ली में, उसी समय का हमारा किया हुआ चीज़ था जो ई चलान हमने शुरुआत करी थी। तो एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान था कि दिल्ली की ट्रैफिक को वर्ल्ड क्लास ट्रैफिक बनाया जाए और इसमें सफलताएं मिली और बहुत मैंने ये भी नोटिस किया
कि इसमें बहुत सारे अड़चने भी आई, लेकिन उन सब के बावजूद भी हमने काम किया। और हमें आपने जो सवाल पूछा कि ट्रैफिक को कैसे बदला जा सके, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक सीमित है। आप जितना चाहे उस पर ट्रैफिक डाल दें वो संभव नहीं है। तो जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मार्जिनली थोड़ी इम्प्रूव कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी है कि नंबर ऑफ पर्सनल व्हीकल्स, जो प्राइवेट व्हीकल्स है ऑन द रोड, उसको सीमित की जाए। जब तक ये सीमित नहीं करेंगे बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। दूसरा, ट्रैफिक बिहेवियर पे काफ़ी जोर होनी चाहिए। ट्रैफिक बिहेवियर, ट्रैफिक सेफ्टी, पेडेस्ट्रियन पे जो चल रहे हैं उनकी सेफ्टी पे काफ़ी जोर होना चाहिए। और इसमें कुछ सख्ती बरतनी पड़ेगी, बिकॉज जिस प्रकार से यहाँ पे दिल्ली में खासकर लोग उल्टे दिशा से चलते हैं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने सहूलियत के उल्टे डायरेक्शन से आते हैं, तो ये तो किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। सड़कों को पार्किंग प्लेस बना दिया है, जो पेमेंट्स है उसको वहाँ पे दुकानें खोल दी हैं। तो ये सब तो हटना चाहिए, साफ होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारा काम हमारा आसान हो सकता है। और बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको अगर हम इस्तेमाल करें तो अच्छा हो सकता है। जो ट्रैफिक के जो इंचार्ज हो, जब तक वो एम्बिशियस ना हो कि मैं कुछ मूलभूत सुधार लाऊं, तब तक ट्रैफिक को बहुत अच्छा स्टेज पे लाना मुश्किल है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के पूर्व सीपी SN श्रीवास्तव, और उनसे बातचीत का सिलसिला अगले वीडियो में भी जारी रहेगा। अगले वीडियो में जानेंगे कुछ और अनसुनी बातें। तो इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।